हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू शाखा। मेरा नाम है राहुल कुमार और कल हमने स्टार्ट किया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये है वीडियो नंबर 2 और जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को। तो जैसे कि हमने कल बात किया था, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर क्या क्या आता है, तो दो चीज़ें आती थी। एक था फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और दूसरा होता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट। मतलब सबसे पहले क्या होगा प्री फर्टिलाइजेशन में, फर्टिलाइजेशन से पहले सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो गैमेट का निर्माण होगा, स्पेशल सेक्स सेल्स का निर्माण होगा प्लांट्स के द्वारा, और फिर उसके बाद गैमेट जब बन जाएगा तो जो मेल गैमेट होगा वो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे कैसे ट्रांसफर होगा उसके बारे में देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम रखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को, जिसमें हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट जो कि है मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे हमने कल देखा था कि जो जो प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर होता है। फ्लावर में 4 पार्ट्स था, पेटल्स, सेपल्स, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो स्टेमेन या फिर एंड्रोशियम होता है। तो स्टेमेन में 2 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला ये जो गोला लाइक स्ट्रक्चर है, जो फूला हुआ स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एंथर, और जो नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं फिलामेंट। ज्यादातर फ्लावर की बात करें तो ज्यादातर फ्लावर में जो है 2 एंथर लोब्स होता है। ज्यादातर फ्लावर में 2 एंथर लोब्स होता है, तो इसको बोलते हैं बाइलोब्ड एंथर। लेकिन कुछ फ्लावर्स ऐसे भी होते हैं जहां पर सिर्फ एक सिंगल एंथर होता है, जैसे मेनली मालवेसी फैमिली के जो फ्लावर्स होते हैं। इसमें जो है सिंगल लोब एंथर होता है। तो क्या होता है, मेनली एंथर जो है 2 लोब से बना हुआ है, 2 गोले को मिला के बना हुआ है जिसको हम लोब्स बोलते हैं, तो बाइलोब्ड एंथर बोलेंगे जिसमें 2 लोब है। लेकिन कुछ में ऐसा होता है जहां पर जो है सिंगल लोब ही होता है, जैसे कि मेनली ये मालवेसी फैमिली में आपको जो सिंगल लोब एंथर देखने को मिलेगा। बाहर से तो ये 2 लोब की तरह दिखता है, बट अगर हम इसको काटते हैं, डाइसेक्ट करते हैं ट्रांसवर्सली, तो क्या होगा, जब हम इसको देखेंगे तो अंदर से जो है, जैसे मान लीजिए ये एक लोब है और ये एक लोब है, हमने ऊपर से काटा है, तो ऊपर से काटने से क्या देखेंगे, इसमें फर्दर जो है 4 गो कंपार्टमेंट्स होते हैं एंथर के अंदर। बाहर से देखने में ये 2 लोब होता है, बट इसके अंदर जो है जब काट के ऊपर से देखा जाता है तो हर एक लोब में एक एक पार्टीशन है। तो इस तरीके से एक लोब में आपको 2 पार्ट्स, एक लोब में आपको 2 पार्ट्स, तो इस तरीके से 4 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जो होता है इसको बोलते हैं थिका या पॉलन सैक। तो एक लोब में जो है 2 थिका होता है, और इस तरीके से हम दोनों लोब्स की बात करें तो इसमें जो है 4 थिका हो जाता है, और इसलिए ऐसे एंथर को हम बोलते हैं टेट्राथिकस। ठीक है। और अगर मान लीजिए जो जिसमें सिर्फ एक ही लोग होगा उसमें क्या होगा, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा बाइथिकस, डाइथिकस। ठीक है। तो एंथर बाहर से 2 लोब का होता है, लेकिन जब काटा जाता है तो ऊपर से इसमें 4 कंपार्टमेंट्स होती हैं। हर एक कंपार्टमेंट को थिका या पॉलन सैक बोलते हैं। पॉलन सैक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसी के अंदर जो है पॉलन ग्रेन का निर्माण होने वाला है, तो इसलिए तो यहाँ पर 4 गो जो है थिका या 4 पॉलन सैक आपको दिखाई देगा, इसलिए ऐसे एंथर को टेट्राथिकस कहा जाता है। तो मेनली एंथर को हम क्या बोल सकते हैं, एंथर जो होता है बाइलोब्ड होता है, एंथर जो होता है वो टेट्राथिकस होता है क्योंकि इसमें 4 कंपार्टमेंट्स हैं। तो ये एंथर के बारे में है। अब ये जो थिका है इसके अंदर कुछ सेल्स उपस्थित होते हैं शुरुआत में। जब पॉलन जो है यंग पॉलन है, शुरुआत नया डेवलप्ड पॉलन है, तो नए डेवलप्ड पॉलन नहीं एंथर, अगर न्यूली डेवलप्ड एंथर है तो उसमें क्या दिखेगा, इसके अंदर जो है कुछ सेल्स होता है जिसको बोला जाता है आर्कीस्पोरियल सेल। न्यूली डेवलप्ड जो एंथर होता है उसके अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है आर्कीस्पोरियल सेल्स। इन आर्कीस्पोरियल सेल्स का काम क्या है, ये आर्कीस्पोरियल सेल जो है डिवाइड करते हैं। डिवीजन कैसे होता है, अंदर से बाहर की तरफ, ऐसे डिवीजन को बोलते हैं पेरिक्लिनल डिवीजन। यहाँ पर जो आर्कीस्पोरियल सेल्स हैं वो पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा, पेरिक्लिनल मतलब अंदर से बाहर की तरफ डिवीजन, मान लीजिए एक सेल है तो एक सेल बाहर की तरफ बनेगा, एक सेल अंदर की तरफ बनेगा,
तो इस तरह के डिवीजन को जो है पेरिक्लिनल डिवीजन बोला जाता है। तो ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है ये डिवाइड करेगा और डिवाइड करके दो गो सेल बनाएगा और इस तरीके से बहुत सारे सेल्स बनेंगे। तो कुछ सेल्स बाहर की तरफ बनते हैं, कुछ सेल्स अंदर की तरफ बनेंगे। बाहर की तरफ जो बनते हैं उनको बोला जाता है पैरिटल सेल और जो सेल्स अंदर की तरफ बन रहे हैं उनको कहा जाता है स्पोरोजिनस सेल या टिश्यू। तो बाहर की तरफ आर्कीस्पोरियल सेल क्या कर रहा है, ये आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड करता है और डिवाइड करके दो तरह के सेल्स बनाता है। जो बाहर की तरफ सेल्स बनते हैं उनको पैरिटल सेल कहा जाता है और जो अंदर की तरफ सेल बन रहा है उसको स्पोरोजिनस सेल कहा जाता है। ये जो पैरिटल सेल होता है ये क्या करता है, तो ये फर्दर डिवाइड करता है और ये बनाएगा 4 वॉल्स। जो पैरिटल सेल होता है ये फर्दर डिवाइड करेगा और डिवाइड करके जो है पॉलन सैक की 4 दीवारें ये तैयार करता है। अब ये 4 दीवारें क्या है, सबसे बाहर वाला जो वॉल होता है इसको एपिडर्मिस कहा जाता है। इसके अंदर जो वॉल है इसको एंडोथीशियम कहते हैं। एंडोथीशियम जो है एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है यहां पर जब पॉलन का ट्रांसफर होगा तब। क्या भूमिका है, तो स्टेंडोथीशियम जो है यहाँ पे कुछ फाइबर्स की थिकनिंग होती है, कुछ फाइबर्स होते हैं जो पॉलन को डेहिस करने में, मतलब जब पॉलन डेवलप कर जाएगा तो यहाँ पे जो एंथर है ये टूटेगा और यहाँ से इसी जगह से जो है पॉलन ग्रेन बाहर निकल कर जाएगा। तो एंडोथीशियम जो है ये लाइन ऑफ डेहिसेंस भी कहा जाता है। लाइन ऑफ डेहिसेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ से एंथर जो है बाद में निकलेगा। तो ये जो है एंडोथीशियम लाइन ऑफ डेहिसेंस कहलाता है। उसके अंदर जो लेयर है उसको मिडल लेयर बोलते हैं और सबसे अंदर जो लेयर है ये टेपिटम होता है। तो इस तरीके से अगर पॉलन सैक को देखें हम लोग तो पॉलन सैक के 4 लेयर्स हैं। अगर बाहर से अंदर की तरफ आए तो सबसे बाहर है एपिडर्मिस, उसके अंदर है एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर और सबसे अंदर जो वॉल होता है ये टेप्टम होता है। ओके, तो यहां तक बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने देखा कि जो पॉलन सैक है, पॉलन सैक की 4 दीवारें हैं। सबसे बाहर वाली दीवार एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। जहां पे एंडोथीशियम का जो इंपॉर्टेंट भूमिका है वो जब पॉलन बाहर निकलेगा एंथर से तब एंडोथीशियम अहम भूमिका निभाता है। तो एंडोथीशियम को हम लाइन ऑफ डेहिसेंस भी कहते हैं, डेहिसेंस रिलीज ऑफ पॉलन। तो ये चीज है। इसके अलावा यहाँ पर जो टेप्टम है, टेप्टम जो है ये एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है किस चीज में, मेनली देखोगे अगर हम बात करें टेप्टम के फंक्शंस को लेकर, तो मेन फंक्शंस क्या हैं टेप्टम के। तो सबसे पहले जो है इसके अंदर कुछ एंजाइम्स, हार्मोन्स और न्यूट्रिशंस होती हैं। टेप्टम के अंदर जो है एंजाइम्स, हार्मोन्स और न्यूट्रिशंस होता है जो मेनली स्पोरोजिनस टिश्यू को प्रोवाइड किया जाता है डेवलपमेंट के लिए, ताकि स्पोरोजिनस टिश्यू और ज्यादा उसका विकास हो सके। तो ये टेप्टम क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एंजाइम्स, न्यूट्रिशन एंड सर्टेन हार्मोन्स। ओके, उसके अलावा जो है टेप्टम के अंदर होता है ओबिस्क बॉडीज। ओबिस्क बॉडीज की बात करते हैं तो ये जो है ना छोटे छोटे जो है स्पोरोपोलिनिन के इसके अंदर पैकेट्स होते हैं। ओबिस्क बॉडीज क्या होता है, इसके अंदर जो है स्मॉल पैकेट्स ऑफ स्पोरोपोलिनिन। मेनली ये स्पोरोपोलिन क्या है, आगे देखोगे जो पॉलन है, पॉलन को बाहर से कवर किए हुए एक दीवार होती है जो कि स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। तो वो स्पोरोपोलिन यहां से आता है, ओबिस्क बॉडी से आता है और इसका मेन काम ये होता है कि ये पॉलन को सुरक्षित रखता है, चाहे कैसा भी तापमान हो, चाहे कितना भी ज्यादा प्रेशर पड़े, सारे ही माहौल में ये पॉलन को बचा के रखता है स्पोरोपोलिन। तो एक तरीके से स्पोरोपोलिन पॉलन को प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। तो ये चीज है। तो टेप्टम यहाँ पे अहम भूमिका निभाता है। टेप्टम की एक और खासियत यह है कि टेप्टम जो है प्लांट में ये यूनिन्यूक्लिएट हो सकता है, मतलब इसके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस उपस्थित हो सकता है, या फिर ये बाइन्यूक्लिएट हो सकता है, या फिर ये मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकता है। एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी जो है टेप्टम के अंदर उपस्थित रह सकता है। तो ये चीज है।
अब देखिए, अगर हम एंथर लोब्स को देखें तो एंथर लोब्स आगे से हमें क्या दिखता है, आगे से ये फ्री होता है, लेकिन पीछे की तरफ से जो एंथर लोब्स होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं। जो इनके बीच का जो कनेक्शन होता है ये कनेक्टिव होता है, और इसी कनेक्टिव से राइज करता है फिलामेंट। दोनों एंथर लोब्स को आगे से तो लगता है कि फ्री है, लेकिन पीछे से जो है ये दोनों एंथर लोब्स जो है आपस में जुड़े होते हैं, और दोनों का जो जुड़ाव है वो कनेक्टिव कहलाता है, और इसी कनेक्टिव से निकलता है फिलामेंट। तो फिलामेंट का वो पार्ट जो कि एंथर लोब से जुड़ा हुआ है ये प्रॉक्सिमल फिलामेंट होता है, और फिलामेंट का वो पार्ट जो कि थैलेमस के पास है वो डिस्टल फिलामेंट होता है। तो ये चीज है। तो यहां पर हमने क्या देखा था थोड़ी देर पहले कि इसके अंदर कुछ सेल्स हैं, आर्किस्पोरियल सेल्स। आर्किस्पोरियल सेल्स जब डिवाइड किया है तो दो तरह का सेल बनाया था, एक तो पैरिटल सेल, तो पैरिटल सेल ने जो है चारों दीवारें तैयार कर दी। अब बीच में जो सेल्स हैं इनको बोला जाता है स्पोरोजीनियस सेल्स। पॉलन सैक के जो बीच में सेल है ये कहा जाता है स्पोरोजीनियस सेल या टिश्यू। ये जो स्पोरोजीनियस सेल्स होते हैं ये इस कैपेबल होते हैं कि ये पॉलन ग्रेन डेवलप करते हैं। कुछ स्पोरोजीनियस सेल्स जो हैं वो पहले ही डिजेनरेट कर जाते हैं नरिशमेंट वगैरह के लिए, और कुछ स्पोरोजीनियस सेल्स बचेंगे। इनमें से कुछ मान लो अगर स्पोरोजीनियस सेल जो मैच्योर हो गए हैं, जो इस काबिल हो गए हैं कि अब ये पॉलन ग्रेन का निर्माण कर सकते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये करते हैं मियोसिस डिवीजन। अब देखिए यहाँ पे हम दो तरह के डिवीजन को पढ़ने वाले हैं। सेल डिवीजन जो होता है ये दो तरीके का होता है, एक है माइटोसिस और दूसरा जो सेल डिवीजन है वो होता है मियोसिस। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये होता है कि माइटोसिस की बात करें तो ये मेनली ऐसा सेल डिवीजन है जहां पर एक सेल है, एक सेल डिवाइड करके जो है दो सेल बनाता है। ओके, यहां पर अगर क्रोमोसोम मान लो 2n क्रोमोसोम है, 2n कहने का मतलब पेयर में जोड़ा में अगर क्रोमोसोम है, तो जो नए सेल्स बनेंगे इसमें भी जो क्रोमोसोम होगा ये जोड़ा में ही होगा। तो क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम की संख्या दोनों में ही सेम है, दोनों में पेरेंट सेल और जो नए डॉटर सेल्स बने हैं दोनों में ही क्रोमोसोम की संख्या सेम है, तो ऐसे डिवीजन को माइटोसिस डिवीजन या फिर इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। ये कब होता है? तो ये नॉर्मल जब सेल डिवीजन होगा, जब नॉर्मल सेल को अपनी संख्या बढ़ानी है तब माइटोसिस डिवीजन के द्वारा सेल अपनी संख्या बढ़ाता है, जो ग्रोथ वगैरह के लिए जरूरी है। तो माइटोसिस डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन भी कहा जाता है। और इसमें क्रोमोसोम के नंबर जो है वो सेम रहेगा। मियोसिस क्या होता है? मियोसिस जो है ये दो स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला स्टेप क्या है? पहला मियोसिस 1। मियोसिस 1 क्या होता है? तो इसमें अगेन एक सेल से दो सेल बनेगा। यहां पर अगर ये 2n है, 2n मतलब पेयर में अगर क्रोमोसोम है, तो मियोसिस 1 के बाद जो नए सेल्स बनेंगे उसमें क्रोमोसोम आधा हो जाता है। तो इसलिए ये जो पेरेंट सेल है इसको डिप्लॉइड बोला जाता है क्योंकि इसमें पेयर में क्रोमोसोम है, और ये जो नए डॉटर सेल बने हैं इनको हैप्लॉइड कहा जाता है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या आधी है इसलिए हैप्लॉइड, और यहाँ पे डबल है डिप्लॉइड। तो मियोसिस डिवीजन में क्या होता है? क्रोमोसोम की संख्या जो है आधी हो जाती है। फिर अगेन ये मियोसिस 2 करेगा, दोनों सेल्स जो है एक और डिवीजन यहाँ पे करेंगे जो कि है मियोसिस 2, और जिसमें दो से बन जाएगा यहाँ पे 4 तरह का सेल। मियोसिस 2 जो होता है ना वो माइटोसिस की तरह ही होता है। मतलब क्या है कि सिर्फ संख्या बढ़ेगा, क्रोमोसोम का नंबर सेम ही रहेगा, n n n ही। तो इस तरीके से दो तरह के जो है सेल डिवीजन होते हैं। तो यहाँ पे स्पोरोजिनस सेल को जब अपनी संख्या बढ़ानी है तो वो माइटोसिस डिवीजन करता है, और जब वो इस काबिल हो जाएगा, गैमेट निर्माण के लायक हो जाएगा, जब मैच्योर हो जाएगा, तो उस समय ये स्पोरोजिनस सेल जो है मियोसिस डिवीजन करेगा। ओके, तो स्पोरोजिनस सेल, एक मैच्योर जो स्पोरोजिनस सेल होगा ये एक्ट करता है एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर इसको बोलते हैं माइक्रोसाइट्स। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, स्पोरोजिनस सेल जो अंदर था वही मैच्योर हो गया है।
तो अगर इतना काबिल हो गया, मैच्योर हो गया है कि जो अब डिवाइड करके पॉलन बना सकता है, तो इस स्पोरोजेनस सेल को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर माइक्रोसाइट्स। ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये मियोसिस डिवीजन करेगा, और मियोसिस डिवीजन के बाद क्या होगा? सबसे पहले तो है न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और न्यूक्लियस के बाद जो है फिर से आप देखोगे यहां पर जो है 4 तरह के जो है सेल्स बनेंगे। पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर गया, फिर सेल डिवीजन हो रहा है, तो इस तरीके से यहां पर जो है 4 तरह का जो है सेल बन जाता है। ओके, शुरुआत में ये चारों सेल्स आपस में जुड़े होते हैं, बट आगे जाके जैसे जैसे पॉलन मैच्योर होगा ये सारे सेल्स जो हैं टूट जाएंगे और सब अलग अलग होकर जो है पॉलन का निर्माण कर देंगे। इसको बोलता है माइक्रोस्पोर टेट्राड। टेट्राड क्योंकि 4 सेल्स इसमें, तो 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया, और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है यही फर्दर डेवलप करके जो है पॉलन ग्रेन का निर्माण करता है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है जहां पर एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है पॉलन ग्रेन का निर्माण कर रहा है, इस पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो अगर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डिफाइन करूं तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ pollen grain from microspore mother cell। इस प्रक्रिया को बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और इसके बाद हमारा जो है पॉलन तैयार हो चुका है। अब ये पॉलन जो है धीरे धीरे डेवलप करेगा और ज़्यादा जो है ग्रोथ करेगा। अगला जो टॉपिक हम देखेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन। अब पॉलन दिखता कैसा है उसके बारे में आगे देखते हैं। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन में देखोगे मेनली तो पॉलन कैसा है, तभी आपने देखा ये है, इसकी 2 दीवारें होती हैं, एक आउटर वॉल और एक जो है इनर वॉल। आउटर वॉल जो होता है इसको एक्साइन कहा जाता है, जो बाहरी दीवार है इसको एक्साइन कहते हैं, और अंदर वाला जो दीवार है ये इंटाइन कहता है। एक्साइन जो होता है ये बना होता है स्पोरोपोलिन का, वहीं जो इंटाइन होता है ये बना होता है ग्लूकोज और पेक्टिन का। तो ये चीज है यहां पर देखिए, स्पोरोपोलिन की बात करें तो स्पोरोपोलिन की खासियत यह है कि ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, टफेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और ये जो है पॉलन ग्रेन को किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर में जो है बचाने का कार्य करता है स्पोरोपोलिन। तो ये चीज तुम्हारे पास। अब देखिए यहां पर जो है बीच में ये न्यूक्लियस हो गया। ये पॉलन ग्रेन जो होता है ऐसा नहीं है कि इसी स्टेज पे रुक जाएगा, पॉलन ग्रेन के अंदर जो सेल है वो डिवीजन स्टार्ट कर देता है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर देखोगे एक ऐसा जगह है जो खाली है जहां पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता है, तो जिस जगह पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है इसको जर्मपोर बोलते हैं। जर्मपोर का काम क्या होगा? ये वो जगह होगा जहां पे जब पॉलन स्टिग्मा पर गिरेगा तो इसी जगह से जो है पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा। तो जर्मपोर वो जगह है जहां से पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा। पॉलन ट्यूब कब बनेगा? जब पॉलन स्टिग्मा पर गिरेगा तब पॉलन ट्यूब का निर्माण होगा। तो ये चीज है। अब अंदर जो पॉलन है वो क्या करता है? वो डिवीजन स्टार्ट करता है। माइटोसिस डिवीजन यहां पर होगा, और माइटोसिस डिवीजन के द्वारा जो है 2 सेल बना लेता है। कुछ वैक्यूल जगह भी इसमें क्रिएट हो जाती है। एक जो है छोटा सा सेल बनता है, एक जो है बड़ा सा सेल बनता है। जो छोटा सेल है इसको बोलते हैं जेनरेटिव सेल, और ये एक तरीके से जो है गैमेट का काम करेगा। यही है जो आगे जाके फर्टिलाइजेशन में सहयोग करेगा। जो बड़ा सा सेल है ये होता है वेजिटेटिव सेल। ये ट्यूब सेल, इसको ट्यूब सेल भी कहते हैं।
दोनों ही इसका नाम है। ट्यूब सेल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वेजिटेटिव सेल जो है ये हेल्प करता है पॉलन ट्यूब के निर्माण में। जब पॉलन गिरेगा तब इससे सहयोग करेगा पॉलन ट्यूब बनाने में। तो इस तरीके से जो पॉलन ग्रेन होता है इसके अंदर दो सेल होते हैं, एक जनरेटिव सेल और दूसरा जो वेजिटेटिव सेल। इस तरह के सेल को बोलते हैं टू सेल पॉलन। मैक्सिमम आप क्या देखिएगा 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन जो है वो शेड होता है टू सेल स्टेज पर। तो 60% एंजियोस्पर्म में जो पॉलन जब रिलीज होगा ना एंथर से, तो वो दो सेल स्टेज पर ही रिलीज होता है। बट 40% में क्या हो रहा है, 40% में देखोगे ये कि ये जो जनरेटिव सेल है, ये जनरेटिव सेल क्या करेगा, ये वेजिटेटिव सेल हो गया, ये बाहर वाला लेयर। जनरेटिव सेल जो है अगेन डिवाइड करके जो है दो सेल बना ले। कौन सा डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन। तो ये तो वेजिटेटिव सेल है और ये जो दोनों होंगे ये जनरेटिव सेल होंगे। तो इस तरीके से कोई भी पॉलन जो है ये भी आगे जाके क्या करेगा, ये भी डिवाइड करेगा। और ये लोग तो पहले से ही डिवाइड कर जा रहे हैं 40% में। तो किसी भी प्लांट में जब पॉलन स्टिग्मा पर गिर जाएगा उसके बाद उसको फाइनली तीन सेल होना ही है। एक वेजिटेटिव सेल जिसका मेन काम होता है पॉलन ट्यूब के निर्माण में और न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करने में। दूसरा जो जनरेटिव सेल, ये जो दोनों जनरेटिव सेल हैं ये मेल गैमेट्स के रूप में बिहेव करेंगे। तो इस तरीके से कोई भी पॉलन ग्रेन हो वो तीन सेल स्टेज पे आकर रुक जाता है, दो जनरेटिव सेल और एक जो है वेजिटेटिव सेल। तो ये पॉलन ग्रेन है। अब देखिए अगर हम बात करें पॉलन ग्रेन के फंक्शनेबिलिटी को लेकर कि कोई भी पॉलन कितने समय तक फंक्शनेबल हो सकता है, जब एंथर से निकल गया तो कितने देर में उसको जो है फ्लावर स्टिग्मा तक पहुंच जाना चाहिए ताकि फंक्शनेबल रहे। तो ये डिपेंड करता है प्लांट्स पे। अलग अलग प्लांट में अलग अलग फंक्शनेबिलिटी होते हैं पॉलन ग्रेन की। जैसे कि बात करें व्हीट और राइस, तो व्हीट और राइस में क्या दिखेगा, मैक्सिमम 30 मिनट तक जो है पॉलन ग्रेन फंक्शनेबल रह सकता है। इसी तरह से अगर हम बात करें रोज़ेसी फैमिली की या फिर सोलानासी फैमिली की, रोज़ेसी फैमिली, रोज फैमिली, सोलानासी, पोटैटो, टोमेटो, इन सब की, तो इसमें क्या देखोगे, इसमें जो पॉलन ग्रेन होता है वो लगभग 1 महीने तक फंक्शनेबल होता है। रोज़ेसी, सोलानासी फैमिली में जो है पॉलन 1 महीने तक फंक्शनेबल रह सकता है। वहीं व्हीट और राइस में पॉलन की फंक्शनेबिलिटी जो होती है वो 30 मिनट तक। देखते हैं पॉलन की कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयों के बारे में। पॉलन की अच्छाइयाँ ये है कि इसको हम लोग जो है ये बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है, तो इसलिए इसको टैबलेट्स और सिरप्स के रूप में जो है ह्यूमंस के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा इसकी बुराइयां ये हैं कि इससे कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे कि ब्रोंकाइटिस वगैरह या जो अस्थमा वाले पेशेंट हैं उनके लिए पॉलन जो है ये नुकसानदायक हो सकता है। उसके अलावा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको पॉलन से एलर्जी हो सकती है, तो उनके लिए भी पॉलन जो है ये नुकसानदायक होता है। एक ग्रास है पार्थेनियम, जो मेनली जब वीट इंपोर्ट किया गया, वीट जब बाहर से मंगाया तो उसके साथ ही पार्थेनियम के सीड्स भी आ गए थे। ये जो ग्रास है इसका जो पॉलन होता है ये भी एलर्जी कॉज करता है। तो ये इसकी बुराइयां हैं। अब देखिए अगर मान लीजिए हमें पॉलन को प्रिजर्व करना है, जैसे कि ह्यूमन चाहता है, इंसान जब चाहता है कि आगे जाके हम इसको प्रिजर्व करें ताकि रिसर्च वगैरह या उसके बारे में और स्टडी कर सकें, तो प्रिजर्वेशन कैसे करेंगे। तो प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन। -196 डिग्री पर जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है ये पॉलन को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हो गया पॉलन ग्रेन के बारे में जानकारी। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। ओके, अगला जो टॉपिक हमारे पास है वो है मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, इससे पहले था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जहां पे हमने देखा पॉलन का फॉर्मेशन। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, तो मेगास्पोरोजेनेसिस हो गया ओवम का फॉर्मेशन। ओके, इसमें जो एक्सेल या ओवम का निर्माण होता है। तो फ्लावर में जो गाइनोशियम होता है या पिस्टिल होता है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का काम करता है। गाइनोशियम के स्ट्रक्चर को देखें तो ऊपर जो है एक चपटा स्ट्रक्चर है जिसको स्टिग्मा कहा जाता है, फिर एक इलोंगेटेड पार्ट है जिसको स्टाइल कहते हैं, और नीचे जो है स्वेलन पार्ट है जिसको ओवरी कहा जाता है। ओके, ऊपर जो पार्ट है स्टिग्मा, स्टाइल, और ये जो है ओवरी। ओके, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल।
ओव्यूल जो है ओवरी में जुड़ा रहता है थ्रू प्लासेंटा। ओव्यूल जो है ओवरी में जुड़ा हुआ है प्लासेंटा के द्वारा। ओव्यूल और प्लासेंटा के बीच का जो कनेक्शन होता है, ओव्यूल और प्लासेंटा के बीच का जो कनेक्शन है, इसको बोलते हैं फॉनिकल। तो ओवरी के अंदर है ओव्यूल, ओव्यूल ओवरी में जुड़ा हुआ है प्लासेंटा के द्वारा, और प्लासेंटा और ओव्यूल के बीच का जो कनेक्शन है उसको फॉनिकल कहा जाता है। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल होता कैसे है। ओव्यूल जो है मेनली अलग अलग तरह का होता है। यहाँ पे जो हम एक टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। तो अगर हम देखें एक एनाट्रोपस ओव्यूल को, तो ये कैसा दिखता है। तो ये है एक एनाट्रोपस ओव्यूल, जहां पर ये जो पार्ट है ये फॉनिकल है, जो कि प्लासेंटा से जोड़ने का काम करता है, इसको फॉनिकल बोलते हैं। फॉनिकल और ओव्यूल के बीच का जो कनेक्शन होता है ये हाइलम कहलाता है। फॉनिकल और ओव्यूल के बीच के कनेक्शन को हाइलम बोलते हैं। ओव्यूल का जो है आउटर वॉल है और इनर वॉल है। वॉल्स को हम बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। बाहर वाला है तो आउटर इंटेगुमेंट, और अंदर वाले दीवार को बोलेंगे इनर इंटेगुमेंट्स। ओके, इसके अंदर होता है न्यूसेलस, वैसे सेल्स जिनकी मदद से जो है ओवम का निर्माण होगा। यहाँ पर देखो तो यहाँ पे जो है वॉल्स तो कम है। ये जो रीजन जहाँ पे वॉल्स नहीं उपस्थित हैं, इस रीजन को बोलते हैं माइक्रोपाइल। जहां पर वॉल उपस्थित नहीं है, और माइक्रोपाइल वो रीजन होता है जहां से पॉलन एंट्री होती है। पॉलन की जो है एंट्री माइक्रोपाइल रीजन से ही होगी ओव्यूल के अंदर। उसका जो अपोजिट साइड होता है, माइक्रोपाइल के जस्ट उल्टा विपरीत साइड जो है, इसको बोलता है चलाजा। तो ये हो गया एक एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसमें आपको दिखाई देगा इसके जो है आउटर कवरिंग्स है जिसको इंटेगुमेंट्स कह रहे हैं, बीच में कुछ सेल्स है जिसको न्यूसेलस कहा जाता है, जहां पर वॉल एब्सेंट है इसको माइक्रोपाइल रीजन कहते हैं। और ये माइक्रोपाइल जो है पॉलन, यहाँ से पॉलन की एंट्री होती है, और दूसरी तरफ जो है चलाजल साइड जो इसके जस्ट अपोजिट साइड होता है। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें से जो न्यूसेलस सेल्स होते हैं यही क्या करेंगे, यही रिस्पॉन्सिबल है मेगास्पोर बनाने के लिए। मेगास्पोर मतलब वो ये ओवम के निर्माण के लिए जो है ये न्यूसेलस सेल्स रिस्पॉन्सिबल है। न्यूसेलस क्या करता है, न्यूसेलस सेल में से कोई एक सेल मान लीजिए मैच्योर हो गया। अब जो सेल मैच्योर हो जाएगा वो बिहेव करेगा एज मेगास्पोर मदर सेल। न्यूसेलस में से ही जो सेल मैच्योर हो जाएगा वो बिहेव करेगा एज मेगास्पोर मेगास्पोर मदर सेल। ये है न्यूसेलस, और मैच्योर न्यूसेलस जो होगा वो काम करेगा मेगास्पोर मदर सेल के रूप में। ओके, ये क्या करेगा, ये मियोसिस डिवीजन करेगा, और मियोसिस डिवीजन करके जैसे मैं बताया था मियोसिस में 2 स्टेप्स में होता है, तो पहले स्टेप में 2 फिर अगले स्टेप में 2। तो इस तरीके से मियोसिस डिवीजन के बाद जो है यहाँ पर 4 सेल्स का निर्माण होगा। ये जो 4 सेल्स हैं इनमें से 3 सेल्स जो होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं, इनका कोई काम नहीं होता है, और एक जो सेल बचेगा ये फंक्शन करेगा ओवम बनाने के लिए। यहाँ पर मेनली देखो क्या, ये जो चारों सेल्स बनेंगे कुछ इस तरीके से बनते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन आपको देखने को मिलेंगे, जहां से सिर्फ चलाजल साइड वाला जो सेल है वो एक्टिव रहेगा, बाकी जो तीनों सेल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब ये चलाजल साइड सेल क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। ओके, डिवाइड करेगा, डिवाइड करके 1 से 2, फिर 2 से जो है 4 बनेगा, और इस तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियस डिवीजन हो जाएगा, और इस तरीके से एक सेल जो है पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो 1 से 2 बन गया। ओके, फिर जो है ये सेल डिवीजन होगा, तो 1 सेल से 2 सेल्स, इसमें भी फिर सेम ऐसे ही होगा, पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, इसके अंदर ही पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा, और ये 2 सेल बना लेगा, ये भी 2 सेल बन जाएगा। तो देखो 1 से 2, 2 से बन गया 4। अब देखो ये चारों भी सेम करेंगे, बट इसमें से 3 सेल जो हैं वो क्या करेंगे, वो 6 सेल तो बन जाएगा,
4 है, 4 में से 3 गो से 6 गो बन जाएगा, तो ये है वो 6 गो सेल्स। ओके, अरेंज हो गया। सेल का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है। चलाजल साइड 3 गो सेल अरेंज हो जाता है, जिसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। चलाजल साइड जो सेल होगा इसको एंटीपोडल सेल बोलेंगे। माइक्रोपाइल साइड 2 सेल आपको दिख रहा है, ये सिनर्गेट्स कहलाता है। सिनर्गेट्स के ऊपर जो एक सिंगल सेल है, यही काम करेगा एज फीमेल गैमेट या ओवम के रूप में, एग सेल के रूप में। 3 का तो 6 बन गया। एक जो सेल है इसमें क्या होगा, इसमें न्यूक्लियस तो डिवाइड कर जाएगा, बट सेल डिवीजन कंप्लीट नहीं होगा, और ये यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो सेल है जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं, इसको पोलर सेल बोलते हैं या पोलर न्यूक्लियाई। तो इस तरीके से एक मैच्योर ओव्यूल को देखा जाए तो एक मैच्योर ओव्यूल में क्या होता है, मैच्योर ओव्यूल में 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस उपस्थित होता है, इसलिए इस स्टेज को बोला जाता है 7 सेल 8 न्यूक्लियस स्टेज। तो मैच्योर ओव्यूल में जो है इस तरीके से, और यहाँ पर ये जो ओवम है ये काम करेगा एज अ फीमेल गैमेट, ये चीज है। अब देखिए कुछ जो प्लांट्स होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सारे प्लांट्स में जो है सिंगल सिंगल पिस्टल हो, एक ही एक पिस्टल हो सकता है कुछ प्लांट्स में एक से ज्यादा पिस्टल भी हो। अब अगर एक से ज्यादा पिस्टल है तो पिस्टल आपस में फ्यूज हो सकते हैं। तो अगर पिस्टल फ्यूज है, अगर मान लो एक से ज्यादा पिस्टल है और पिस्टल आपस में जो है फ्यूज हैं, जुड़े हुए हैं, तो ऐसे पिस्टल को कहा जाता है सिनकार्पस। तो सिनकार्पस का मतलब क्या हो गया, सिनकार्पस का मतलब हो जाता है वैसा पिस्टल जो आपस में जुड़ा हुआ है, एक से ज्यादा पिस्टल इसके पास है और सारे पिस्टल्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो सिनकार्पस या फिर पिस्टल बोला जाएगा। और जहां पर एक से ज्यादा पिस्टल है बट जो पिस्टल्स हैं वो सब फ्री हैं, तो अगर फ्री है तो इसको बोला जाता है एपोकार्पस। तो सिनकार्पस ओव्यूल क्या होता है, सिनकार्पस का मतलब हो गया जो आपस में जुड़ा हुआ है, सारे जो पिस्टल या सारे जो कार्पेल है वो आपस में जुड़े हुए हैं। तो कार्पेल अगर आपस में जुड़ा हुआ है तो सिनकार्पस, और अगर सारे कार्पेल फ्री हैं तो इसको बोला जाता है एपोकार्पस। तो इस तरीके से फ्लावर होता है। अब देखिए फ्लावर जो है, अगर बात करें कि इसमें एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट है या दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो इस बेसिस पे आप देखोगे कि फ्लावर मेनली 2 तरह का होता है, एक यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर वो होता है जिसमें दोनों ही पार्ट उपस्थित है, मेल रिप्रोडक्टिव स्टेमन भी और साथ ही साथ जो है पिस्टल भी। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो हो गया जिसमें एक सिंगल ही पार्ट जो है उपस्थित होगा, आइदर उसमें स्टेमन रहेगा या तो उसमें जो है कार्पेल रहेगा। तो इस तरीके से यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल। तो इस तरीके से फॉर्मेशन हो गया है हमारा 2 चीजों का, माइक्रोस्पोर का और साथ ही साथ जो मेगास्पोर का। तो ये टॉपिक हमें इसमें खत्म करना था। आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे पॉलिनेशन को लेकर। वो क्या होगा, वो है ट्रांसफर ऑफ गैमेट, पॉलिनेशन कैसे होता है उसके बारे में बात किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।